Hello dear students, welcome to the class of social science. Today we will discuss the chapter Nationalism in India. Our new topic Sense of Collective Belongings, यानी सबके साथ अपनेपन की भावनाएं, अपनेपन का भाव। अब राष्ट्रवाद कब फैला था? तब फैला जब लोग ये एहसास करने लगे, ये विश्वास करने लगे कि हम सभी, चाहें कि जिस धर्म जाति के भी हों, हम सभी एक राष्ट्र के हिस्से हैं। यानी सब लोग ये मानने लगे कि हम सब एक हैं। अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग थे, वो ये सब मानने लगे थे हम सब एक ही हैं। यानी उनके बीच एकता थी, वो आपस में सबको जोड़ती थी। वो फीलिंग उनको आपस में क्या काम करती थी? जोड़ने का काम करती थी। सभी जाति धर्म के लोग मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे। तो ये एक चीज़ थी, जो थी यूनिटी, जो उनके अंदर अवेलेबल थी। हम सब इस मामले में एक हैं। वो ये सब मानने लगे थे कि हमारा दुश्मन भी एक ही है, और वो कौन है? ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिशर्स से हमें क्या चाहिए? आज़ादी चाहिए। तो अपनी यूनिटी को लोग पहचानने लगे थे और समझने लगे थे कैसे अलग अलग भाषा और जाति के लोगों में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग की समझ कैसे पैदा हुई, कि कैसे लोगों के अंदर समझ आई कि हम सब एक हैं। उनमें अपनेपन की भावना कैसे आई, किस प्रकार से आई? वो आई थी यूनाइटेड स्ट्रगल से। कुछ तो एकता आई लोगों में वहाँ से। कुछ इसके बाद क्या हुआ कि नेशनलिस्ट मूवमेंट स्प्रेड हुई हमारे देश में बहुत सारी, जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उससे भी पहले की अगर हम बात करते हैं 1857 रिवोल्ट, जो कि हमारे इंडिया में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जाना जाता है। वो हमारा जो 1857 का जो आंदोलन था वो सफल नहीं हुआ था, परंतु फिर भी लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग अभी भी जीवित थी, क्योंकि उनके अंदर ये भावना थी कि हमें आज़ादी चाहिए। और हमारे जो लीडर्स थे, जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन सब का योगदान था क्या करने में? नेशनलिज्म की फीलिंग जनरेट करने में, लोगों के अंदर ये भावना पैदा करने में। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे कल्चरल प्रोसेसेस थे जो हमारी इतिहास में, अब इतिहास में फ़िक्शन की बात करते हैं, जैसे कि इमेजिनेशन, कल्पना। फ़िक्शन में ऐसे कल्पना से भरी हुई ऐसी कहानियाँ, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ लिखी जाती थी जिसको पढ़ने से लोगों में फीलिंग्स आई, नेशनलिज्म की फीलिंग आई, राष्ट्रीयता की फीलिंग आई उनके अंदर। फोकलोर्स थे, ठीक है। फोकलोर्स यानी कि उनके द्वारा गाए जाने वाले गाथा, गीत, पुराने गीत, सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स, जो कि हमारे पेंटर्स थे, पुराने आर्टिस्ट थे जो कि पेंटिंग्स करते थे, और बहुत सारे ऐसे सिंबल्स थे जिनके द्वारा क्या था कि हमारे देश में एक नेशनलिज्म की फीलिंग जागृत करने में, नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ाने में बहुत ज़्यादा योगदान मिला इन चीज़ों से। यानी कि कल्चरल प्रोसेसेस जितने भी थे उनसे हमारे देश में एक नेशनलिज्म की फीलिंग जनरेट हुई। अब हम बात करते हैं द इमेज ऑफ भारत माता। अब जो भारत माता की जो इमेज है, दिस इमेज ऑफ भारत माता वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन 1870। 1870 की दशक में हमारे जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी थे, उन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी। और उन्होंने उस समय में वंदे मातरम एक गीत लिखा था, जो हमारे देश के लिए उन्होंने लिखा था। इसमें उन्होंने अपनी जो ये गीत था, आनंद मठ, उन्होंने अपनी बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने भारत माता की ये जो प्रार्थना थी, जो ये गीत था वंदे मातरम, इसको उन्होंने इसमें मेंशन किया था। और 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था, उस समय में वंदे मातरम का जो गीत था सबकी जुबान पर था। यानी कि सब लोग, जितने भी हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे और हमारी जो पब्लिक थी, लोग थे यहाँ के, वो वंदे मातरम का गीत गुनगुनाते रहते थे। अब इसके बाद ये पिक्चर्स जो है भारत माता की है, ये एक सन्यासिनी है, यानी कि ये एक ऐसी फीमेल है जो बहुत ही डिवाइन है, जो स्पिरिचुअल है,
और इसकी जो ये पेंटिंग है, जो ये पिक्चर है, इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने भी एक पिक्चर बनाई थी। तो ये जो पेंटिंग है इसमें आप देख सकते हैं हाथ में माला है, बहुत ही शांत और गंभीर दिखाई देती है। ये बहुत ही आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। और जो ये माता की जो छवि है, ये राष्ट्रवाद की, राष्ट्र के लिए, नेशन के लिए एक आस्था का सिंबल है। ये कोई लेडी नहीं थी जो हमारे देश के लिए लड़ी थी, ऐसा कुछ नहीं था। ये एक इमेजिनेशन थी लोगों की, जो हमारे देश में को एक माँ का दर्जा दिया गया, एक माता का दर्जा दिया गया, भारत माता। तो इसीलिए इस पेंटिंग को बनाया गया ताकि इसको देख के लोगों में अपने देश के लिए प्रेम जागृत हो, अपने देश के लिए एक ऐसी भावना जागृत हो जो अपने देश के लिए लोगों में एक नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हो। तो इसीलिए ये परंपरागत एक संस्कृति थी हमारी, जो एक इस तरह की तस्वीरें हमारी देखने को मिलती थी। इसके बाद फोक सॉन्ग्स और फोक टेल्स के बारे में हम बात करेंगे। हमारे जो फोक लोर्स थी वो हमारे जो नतेशा शास्त्री जी थे, नतेशा शास्त्री जी ने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया लिखी थी, जिसके अंदर ये तमिल लैंग्वेज में थी। इन्होंने मद्रास में ये थे जब शास्त्री जी, तब इन्होंने लिखी थी। तमिल में इन्होंने मतलब कि इसके 4 पार्ट्स थे, 4 पार्ट्स में ये लिखी थी उन्होंने। तो ये एक नेशनल लिटरेचर माना जाता है। तो एक ऐसी लोक कथा थी जो राष्ट्रीय साहित्य मानी जाती है। और ये लोगों के उनकी फीलिंग्स, उनकी यानी कि लोगों को एक विश्वास बनाए रखने के लिए और लोगों के विचारों को यानी कि लोगों को ये विचार बदलने के लिए, यानी कि जो इसमें जो नटेशा शास्त्री जी थे, इन्होंने अपने लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि हम एक ही नेशन के लोग हैं, हमारी जो फीलिंग्स है वो एक ही होनी चाहिए। तो उन्होंने अपने विचार एक्सप्रेस किए थे इसके अंदर 4 पार्ट्स में, फोकलोर इन साउदर्न इंडिया। अब री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं। इट मीन्स क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म थ्रू री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, यानी कि हमारे देश में, हमारे देश के लोगों में एक पुनर्वेक्षण की भावना अपने अतीत के प्रति जागृत करने के लिए, नेशनलिज्म की फीलिंग उनमें डालने के लिए री इंटरप्रिटेशन की गई थी हमारे पास्ट की, यानी कि अतीत का पुनर्वेक्षण करना है, बीते हुए समय को फिर से दोहराना या बीते हुए समय को फिर से देखना या इतिहास पर नज़र दौड़ाना। इट मीन्स तो इसमें क्या था कि अपना पास्ट क्या था, बहुत ही ग्लोरियस था। हमारा जो सभ्यता और संस्कृति थी बहुत ही अच्छी और सभ्य मानी जाती है पुराने समय से ही। और जो सभ्यता और संस्कृति थी वो जो हमारे फॉरेनर्स थे, बाहर के जो दूसरे लोग आए थे, जो अदर कंट्रीज़ के लोग हमारे देश पर व्यापार करने आए थे, और यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, क्या किया, उन्होंने अपनी जो हमारी यहाँ की कल्चर था उसको नेगलेक्ट करने की कोशिश की, ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, जो हमारे आने वाले जनरेशन है, अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में जाने ना, और अपनी जो कल्चर है, अपने कल्चर से वो हेट करें और अपने कल्चर को समझ ना पाएँ। तो उन्होंने इस तरह के काम करने शुरू किए थे भारत में, परंतु ऐसा उनका गलत था, ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। परंतु भारत में अंग्रेज़ क्या सोचते थे कि सरकार, हम लोग सरकार नहीं चला सकते, हमें सरकार चलाना नहीं आता। परंतु हमारे जो भारतीय थे उन्होंने ये चीज़ उनको गलत साबित करने के लिए साइंस, मैथ्स, आर्किटेक्ट, क्राफ्ट, ट्रेड, इन चीज़ों में बढ़ोतरी करनी शुरू की, अपने आप को डेवलप करने की कोशिश की। धीरे धीरे इन चीज़ों में उन्होंने यानी कि बढ़ावा देने की कोशिश की, ताकि हमारे देश के लोगों को यहाँ के गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में जानकारी मिले और हमारा इतिहास कितना गौरवपूर्ण था इसके बारे में उनको पता चले। और हमारे लोग जो हैं कि यानी कि जितने भी हमारे जो पिछले सिंबल्स थे, इनमें ना हिंदुओं के बहुत ज़्यादा सिंबल्स पाए जाते थे। तो हिंदू लोग सोचते थे, दूसरी जाति के लोग और दूसरे समुदाय के लोग सोचते थे कि हमारी यानी कि हमारे समुदाय को वो अपने आप से अलग समझने लगे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। यानी कि इंडिया में जो हमने फ्रीडम पाई थी वो नेशनलिज्म की फीलिंग से पाई थी। तो नेशनलिज्म की फीलिंग थी। उसके बाद हमारे जो इंडिया में बहुत सारे हमारे फ्लैग्स के अलग अलग हमारे डिज़ाइन क्रिएट किए गए थे, जैसे कि
फर्स्ट ऑफ ऑल 1906 में हम देखते हैं कि इसमें 8 जो लोटस देखने को मिलते हैं, जो हमारे इंडिया में जितनी भी हमारे 8 प्रांतों को दिखाते हैं, ये कि हमारे 8 प्रांत थे ब्रिटिश शासनकाल में, ठीक है। तो इसके बाद इसमें चांद दिखाया गया है जो कि हिंदू और मुसलमानों को दिखाता है, आधा चांद इसमें दिखाया गया है। इसके बाद 1907 में डिज़ाइन चेंज किया गया। 1917 में पूरी तरह से ब्रिटिश राज था, वो दिखाया गया है। 1921 में गांधी जी ने स्वराज का झंडा तैयार किया था, ये खुद उन्होंने बनाया था। तो इसमें सफ़ेद, हरा और लाल रंग था। और गांधी जी का जो ये चरखा है इसमें दिखाया गया है, तो ये दिखा रहा है कि आत्म सहायता यानी सेल्फ हेल्प का एक सिंबल है। हम लोग अपनी सहायता खुद कर सकते हैं, हमें किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने जुलूसों में अपना झंडा थाम कर चलना, यानी कि महात्मा गांधी जिस भी मूवमेंट में जाते थे तो वो अपना फ्लैग लेकर साथ में जाते थे। तो ये किस चीज़ का सिंबल था? ये अंग्रेज़ों को चुनौती देने का सिंबल था, यानी कि अंग्रेजी शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। यानी कि उनको हमने क्या किया था? डिसोबे किया था अंग्रेज़ों को। तो इस प्रकार से 1931 में फिर हमारे फ्लैग में चेंजेस आए थे और फाइनली 1947 में हमारा जो नेशनल फ्लैग अभी प्रेजेंटली हमारा जो फहराया जाता है, यही हमारा नेशनल फ्लैग फाइनल किया गया था 1947 में। इस प्रकार से हमें आज़ादी मिली। बहुत सारे स्ट्रगल्स के बाद हमारे बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर्स ने इसमें बहुत योगदान दिया। तो इस चैप्टर को हम यहीं क्लोज़ करते हैं। ऑलमोस्ट हमारे सभी टॉपिक्स इसमें क्लियर हो चुके हैं। थैंक यू स्टूडेंट।